सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम वार्षिक परीक्षा मार्च 2020 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र सेट ए बी सी के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11। राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में आपको क्या अंतर दिखता है? कोई चार लिखिए। उत्तर: राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में अंतर इस प्रकार है। अंतर क्रमांक 1। राष्ट्रवाद एक सामान्य भावना है। एक देश के लोग जो निश्चित भौगोलिक सीमा में रहते हैं तथा उनकी भाषा, संस्कृति आदि समान होती है और वे एकता के सूत्र में बंधे होते हैं। अति राष्ट्रवाद का एक उग्र रूप है जिसमें एक देश के लोग अपने ही देश को सर्वोच्च बनाना चाहते हैं तथा दूसरे देशों में अपना विस्तार करना चाहते हैं। अंतर 2। राष्ट्रवाद अपने देश के विकास पर जोर देता है तथा अन्य राष्ट्रों की भावनाओं और सीमाओं का सम्मान करता है, जबकि अति राष्ट्रवादी विश्व में अपने ही राष्ट्र का आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए सैन्यवाद और युद्ध उन्माद पर जोर देते हैं। उत्तर 3। राष्ट्रवाद से लोकतंत्र, राजनीतिक दलों एवं संगठनों का विकास होता है, जबकि अति राष्ट्रवादी हिंसा और बलपूर्वक अन्य राजनीतिक दलों, संगठनों आदि को ध्वस्त करने में विश्वास रखते हैं। अंतर 4। राष्ट्रवाद से विश्व शांति को कोई खतरा नहीं है, जबकि अति राष्ट्रवाद विश्व शांति के लिए खतरा है। प्रश्न क्रमांक 11 अथवा प्रश्न: हिटलर और मुसोलिनी दोनों तानाशाह शासक में क्या क्या समानताएं थी? लिखिए। उत्तर: हिटलर और मुसोलिनी दोनों तानाशाह शासक थे और दोनों में समानताएं इस प्रकार थी। पहला, दोनों लोकतंत्र के विरोधी थे। दूसरा, दोनों एक पार्टी एक नेतृत्व के समर्थक थे। तीसरा, दोनों मध्यम और निम्न वर्ग के विरोधी थे। चौथा, दोनों शासक देश में तानाशाही शासन व्यवस्था चाहते थे। पांचवा, दोनों के आतंक से जनता भयभीत थी। प्रश्न क्रमांक 12। निम्नांकित वृत्त चार्ट में भारत और छत्तीसगढ़ के भूमि उपयोग 2011 प्रदर्शित किया गया है। इस चार्ट का अध्ययन करें और संलग्न प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न अ। भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में किस भूमि का प्रतिशत अधिक है? उत्तर: भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत अधिक है। प्रश्न ब। किस प्रकार की भूमि का प्रतिशत भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में कम है? उत्तर: छत्तीसगढ़ में उपवन भूमि और पर्ती भूमि तथा कृषि भूमि का प्रतिशत भारत की तुलना में कम है। प्रश्न स। भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की भूमि का प्रतिशत दुगुना है? उत्तर: भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत दुगुना है। भारत में 23% वन भूमि है, जबकि छत्तीसगढ़ में वन भूमि 46% है। प्रश्न द। कौन से दो अलग अलग भूमि का प्रतिशत छत्तीसगढ़ व भारत में समान है? उत्तर: छत्तीसगढ़ व भारत में उपवन भूमि और पर्ती भूमि का प्रतिशत समान है। प्रश्न क्रमांक 12 अथवा प्रश्न: निम्नांकित तालिका में कुछ नाम दिए गए हैं, उनके द्वारा मिट्टी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में तालिका बनाकर भरें। उत्तर: सरल क्रमांक 1, व्यक्ति, कुम्हार। मिट्टी का उपयोग घड़ा, मिट्टी के बर्तन, खिलौने बनाने में करता है। सरल क्रमांक 2, किसान। मिट्टी का उपयोग खेती करने के लिए, बागवानी, अन्न उत्पादन में मिट्टी का उपयोग करता है। सरल क्रमांक 3, मूर्तिकार।
मूर्ति बनाने में मिट्टी का उपयोग करता है। सरल क्रमांक 4, गांव की महिला मिट्टी का उपयोग, मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी से घर बनाने, घर की लिपाई पुताई में मिट्टी का उपयोग करती है। प्रश्न क्रमांक 13, जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी है, समझाइए। उत्तर, जनगणना के आंकड़े हमारे लिए इस प्रकार उपयोगी है। पहला, जनगणना से निरक्षरता की स्थिति ज्ञात होती है, जिसके निदान करने के लिए सरकार प्रयास करती है। दूसरा, 10 वर्षों का मूल्यांकन करके योजनाओं की स्थिति के क्रियान्वयन निकालने आंकड़े मददगार साबित होते हैं। तीसरा, प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या और सामाजिक उत्थान की जानकारी प्राप्त हो जाती है। चौथा, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में जनगणना के आंकड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पांचवा, क्षेत्रीय, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन करके उनके कारणों को जानकर उनके निदान के लिए योजना बनाने में सहायक होती है। प्रश्न क्रमांक 13 अथवा प्रश्न, जनसंख्या विस्फोट समाज के लिए घातक है, कैसे, समझाइए। संख्या विस्फोट के दुष्परिणाम इस प्रकार है। पहला, खाद्यान्न की समस्या। जनसंख्या में वृद्धि के फलस्वरूप देश में खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो जाती है। विदेशों से खाद्यान्न आयात करना पड़ता है। भारत में वैसे भी परंपरागत कृषि बहुतायत से की जाती है, जिससे उत्पादन काफी कम होता है। दूसरा, आवास व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। जनसंख्या विस्फोट के कारण परिवार के बड़े होने से उन्हें आवास की समस्या का सामना करना पड़ता है। अधिक बच्चों के कारण उनका पालन पोषण ठीक से नहीं हो पाता और बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। भारत में अधिक मृत्यु दर का कारण बच्चों में कुपोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाना है। तीसरा, बेरोजगारी की समस्या। जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक सर्वे के अनुसार हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या 3 करोड़ से भी अधिक है। चौथा, निम्न जीवन स्तर। परिवार में सदस्यों की संख्या यह सोचकर बढ़ाई जाती है कि सदस्य ज्यादा होने से आय भी अधिक होगी, परंतु यह आय उतनी नहीं हो पाती जिससे प्रत्येक सदस्यों को सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करा पाने में समर्थ हो। ऐसी स्थिति में परिवार को निम्न जीवन स्तर की स्थिति में जीवन यापन करना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 14, वर्साय की संधि की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी, समझाइए। उत्तर, वर्साय की संधि की प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। पहला, अफ्रीका में जर्मनी के जो उपनिवेश थे उन्हें राष्ट्रसंघ के संरक्षण में ले लिया गया और राष्ट्रसंघ ने उन्हें ब्रिटेन, फ्रांस व पुर्तगाल के हवाले कर दिया। चीन में जो जर्मन नियंत्रित क्षेत्र थे उन्हें वापस चीन को न देकर जापान को दे दिया गया, क्योंकि जापान ने युद्ध में जर्मनी के खिलाफ भाग लिया था। इस प्रकार 19वीं सदी में जर्मनी ने जो उपनिवेश हासिल किए थे वे अब जर्मनी के हाथ से निकल गए। दूसरा, संधि की कई शर्तों के अंतर्गत जर्मनी को निशस्त्रीकरण कर दिया गया। उसकी सेना को 1 लाख सैनिकों तक सीमित किया गया। उसकी तोप, पनडुब्बी, युद्धपोत तथा हवाई जहाजों को नष्ट कर दिया गया। फ्रांस की सीमा से लगी हुई पट्टी राइनलैंड में जर्मनी सेना का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। कुल मिलाकर यह प्रयास था कि जर्मनी के पास फिर से आक्रमणकारी सेना न बने। तीसरा, एक शर्त के द्वारा यह तय किया गया कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया का विलय राष्ट्रसंघ की अनुमति के बिना नहीं होगा। एक संधि के माध्यम से ऑस्ट्रिया और हंगरी को अलग किया गया और इनके अधीन रहे कई प्रदेश के लोगों को स्वतंत्र राज्य गठित करने दिया गया। इस तरह सबसे अधिक प्रभाव ऑस्ट्रिया पर पड़ा, जिसके पास केवल कृषि प्रधान प्रदेश रह गया और आर्थिक विकास के अन्य संसाधन नहीं रहे। ऑस्ट्रिया की काफी बड़ी आबादी जर्मनी भाषा बोलती थी और यह स्वाभाविक था कि दोनों का विलय हो, लेकिन विजयी देशों ने उस पर रोक लगा दी। चौथा, जर्मनी ने युद्ध में जितनी जमीन पर अपना अधिकार जमाया था
उन्हें उन देशों को वापस देना तय हुआ जैसे बेल्जियम और फ्रांस। पूर्व में रूस से हुई संधि में जो जमीन जर्मनी को मिली हुई थी उस पर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। प्रश्न क्रमांक 14 अथवा प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के कोई 4 कारणों को लिखिए। उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ, जिसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला, साम्राज्यवादी शक्तियों में संघर्ष। यूरोपीय राष्ट्र इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया आदि साम्राज्यवादी देश अपने साम्राज्य विस्तार में लगे हुए थे। निवेशों की छीना झपटी में संघर्ष होना निश्चित था। दूसरा, उग्र राष्ट्रीयता की भावना। सन 1870 से 1918 के मध्य यूरोप के राष्ट्र उग्र राष्ट्रीयता की भावना से ग्रसित थे। वे अपने राष्ट्र के सिवाय उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। इस प्रकार की उग्र राष्ट्रीयता इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली, फ्रांस, हॉलैंड आदि देशों में विकसित हुई। तीसरा, सैनिक गुटबंदी। 20वीं सदी के प्रथम दशक तक विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों ने स्वयं को 2 विरोधी गुटों में विभाजित कर लिया था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली ने अपना गुट बनाया, तो दूसरी ओर फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने भी अपना त्रिगुट बनाया। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव जो विश्व युद्ध जैसे झगड़ों को सुलझा सके। प्रश्न क्रमांक 15, मुद्रा के प्राचीन एवं आधुनिक स्वरूप पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, मुद्रा के प्राचीन स्वरूप। प्राचीन काल में लेन देन के लिए लोग धातुओं का प्रयोग करते थे, लेकिन इससे में इनकी चोरी होने का भय रहता था। अतः बाद में कुछ समस्याओं का समाधान सिक्कों के चलन से हुआ। सिक्के प्रमाणित और निश्चित तौल के होते थे। धीरे धीरे धातु के सिक्के के रूप में मुद्रा का प्रचलन हो गया। व्यापार के बढ़ने के साथ सिक्कों में कुछ समस्याएं आने लगी। सामान खरीदने के लिए उन्हीं सिक्कों की जरूरत होती थी जो उस क्षेत्र में स्वीकार्य हो और चलते हो। हर क्षेत्र में अलग अलग सिक्के चलते थे। व्यापारियों की लेन देन के लिए एक तरह के सिक्कों को दूसरे में बदलने की जरूरत होने लगी। इस तरह एक को दूसरे में बदलना अपने आप में कारोबार बन गया। भारत में व्यापारियों ने इस समस्या का एक हल निकाला। इससे उन्हें हर बार सिक्कों के ढेर को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाना पड़ता था। जिस शहर में उन्हें चीजें खरीदनी होती थी वे उस शहर के लिए एक कुंडी लिखवा लेते थे। इस प्रकार पत्र मुद्रा का चलन आरंभ हो गया। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक समय में मुद्रा का स्वरूप। आज हम लेन देन के लिए रुपये और पैसों का उपयोग करते हैं। इसके पीछे सर्व स्वीकार्यता की बात है। इसका चलन है क्योंकि सब लोग इसे स्वीकार करते हैं। विश्वास बनाए रखने के लिए सरकार इसे कानूनी रूप में अधिकृत मान्यता देती है। यह वैधानिक होती है, इसलिए लेन देन में कोई भी इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। वर्तमान में हम वित्तीय लेन देन के लिए नगद के साथ नगद रहित व्यवहार भी करते हैं। हम कुछ वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए नगद रुपयों के अलावा चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि के द्वारा भी भुगतान करते हैं। बैंक हमारे खातों में जमा रुपयों के आधार पर हमें चेक बुक और डेबिट कार्ड देते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 अथवा प्रश्न, ऋण की सुविधा एक ओर हमारी आय बढ़ाने में सहायक है, वहीं दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा देती है। कैसे? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, बैंक, व्यक्ति या अन्य संस्थाएं हमारी वित्तीय क्षमता का आकलन करके हमको ऋण प्रदान करती है, जिन्हें हम कुछ समय के बाद ब्याज सहित लौटाते हैं। कई बार व्यापारी पैसे चुकाने के लिए हमको समय देते हैं या सामान खरीदने के लिए पहले पैसे देते हैं। इन्हीं सब ऋण या ऋण जैसी परिस्थितियों को हम साख कहते हैं। साख हमारी वर्तमान और भविष्य की कई आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करते हैं। यह हमारी तत्कालीन क्रय क्षमता अर्थात खरीदने की क्षमता में वृद्धि करते हैं। वहीं बैंक या फिर व्यक्ति जो हमें ऋण देते हैं उसके एवज में ब्याज के रूप में हमसे किराया भी प्राप्त करते हैं।
यह ब्याज हम बैंक के पैसों के उपयोग करने के बदले में किराए की तरह कुछ समय के अंतराल में मूल राशि के साथ चुकाते हैं। इस तरह संस्था या व्यक्ति जो हमको उधार देते हैं, यहाँ से एक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की चीजें मिल जाती है, वहीं दुकानदार की कुछ चीजें बाजार में ग्राहकों को ऋण सुविधा देने पर बिक जाती है। यह व्यवस्था ग्राहक और दुकानदार दोनों के लिए तात्कालिक हित साधने में सहायक होती है। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें। पहला, सुरेश एक कामकाजी व्यक्ति है। उसे मासिक नियमित आय की प्राप्ति होती है। वह अपनी सीमित आय से अपने लिए एक आवास नहीं बनवा पाता। उसे आवास ऋण से अपना मकान बनाने के लिए शर्तों पर ऋण मिल जाता है। सुरेश द्वारा बैंक से ऋण लेकर मकान बनाने के कारण मकान से जुड़े लोगों जैसे भवन निर्माण सामग्री, उसके विक्रेता, कारीगर, सभी की वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री बढ़ जाती है। इससे समग्र रूप से आय स्तर में वृद्धि होती है। सुरेश का नवनिर्मित मकान बैंक या ऋणदाता के पास बंधक के रूप में रहता है, जिसे वह ऋण की राशि ब्याज से चुकाने पर बंधक से मुक्त कर पाता है। प्रायः सभी प्रकार के ऋण नगद या संपत्तियों को बंधक रखने पर ही प्राप्त हो पाती है। यहाँ ऋण सकारात्मक भूमिका अदा करता है। ऋण की सुविधा एक और हमें अपनी आवश्यकता, आय, संपत्तियों में वृद्धि के अवसर प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर यह कई लोगों को ऋण के बोझ में भी जकड़ लेती है। उदाहरण के लिए एक छोटी किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है, इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज अदा कर देगी। खेती के खर्चों के लिए वह साहूकार से ऋण लेती है, लेकिन कीटों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। यद्यपि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयां भी छिड़कती है, लेकिन कोई खास फर्क फसल पर नहीं पड़ता। वह साहूकार को पैसा लौटाने में सफल रहती है और साल के अंदर यह ऋण बड़ी रकम में बदल जाती है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा ऋण लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपने ऋण वापस कर सके। वह कर्ज के जाल में फंस जाती है। उसे ऋण को चुकाने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। स्वप्ना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से उसकी ऋण अदायगी असंभव। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। इसे आम भाषा में हम कर्ज जाल भी कहते हैं। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक होता है। इस प्रकार ऋण की सुविधा एक ओर हमारी आय बढ़ाने में सहायक है, वहीं दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा देती है। प्रश्न क्रमांक 16, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास की तुलना कीजिए। तुलना 1, ग्रामीण अधिवास में अधिकतर किसान निवास करते हैं। इनका प्रमुख कार्य कृषि से संबंधित होता है, किंतु स्थानीय कारीगर जैसे बढ़ई, कुम्हार, लोहार, नाई, धोबी, जुलाहे आदि सार्वजनिक कार्य करते हैं। नगरीय अधिवास में नगरों का विकास धीरे धीरे होता है। प्राचीन काल में नगरों का विकास व्यापार केंद्रों के रूप में हुआ। सभी नगर गांव के सदृश होते हैं, तत्पश्चात बृहद आकार लेता है। तुलना 2, ग्रामीण अधिवास में मुख्य बसाहट से हटकर कुछ घरों के समूह होते हैं। उन्हें पुरवा, टोला, पारा आदि नामों से जाना जाता है। नगरीय अधिवास में नगरों में अप्राकृतिक उत्पादन संबंधी क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है। वहाँ विनिर्माण, परिवहन, व्यापार तथा वाणिज्य, शिक्षा, बैंक, मनोरंजन एवं शासन प्रशासन संबंधी कार्य किया जाता है। तुलना 3, ग्रामीण अधिवास गांव में सार्वजनिक सुविधा, कुआं, तालाब, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, पंचायत, डाकघर, पुलिस थाना आदि आते हैं। नगरीय अधिवास शहरों में सार्वजनिक सुविधाएं जैसे पार्क, नलों द्वारा पानी, बड़े मंदिर, मस्जिद,
बड़े निजी स्कूल, बड़े अच्छे अस्पताल, यातायात, बड़ी दुकानें आदि होती हैं। तुलना 4, ग्रामीण अधिवासों के प्रमुख प्रकार सघन आवास, विखंडित आवास, पल्ली, पूर्वाधिवास, संकीर्ण अथवा बिखरे अधिवास होते हैं। जबकि नगरीय अधिवास में एक छोटे से अधिवास के रूप में होता है। धीरे धीरे वह बढ़ता हुआ कस्बा, बाजार, महानगर एवं विशालकाय नगर का रूप धारण करता है। प्रश्न क्रमांक 16 अथवा प्रश्न, नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उत्तर, नगरीय अधिवास को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं। पहला, जलवायु। अनुकूल और स्वास्थ्यवर्धक जलवायु में लोग निवास करना पसंद करते हैं। शीत प्रधान जलवायु की तुलना में उपोष्ण एवं शीतोष्ण प्रदेश अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश है। वर्तमान में विश्व प्रसिद्ध समृद्ध नगर उपोष्ण और शीतोष्ण हिस्से में है, जैसे टोक्यो, न्यूयॉर्क ऐसे ही शहर है। दूसरा, धरातलीय स्वरूप। समतल तथा उपजाऊ धरातलीय भागों में अधिवासों का विकास अधिक होता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में आवासों, उद्योग धंधों, कारखानों, सड़कों आदि के लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है। तीसरा, खनिज एवं शक्ति के संसाधन। तो खनिजों के मिलने के स्थान पर धीरे धीरे नगरों का विकास होने लगता है। जहाँ खनिज समाप्त हो जाते हैं तब नगर भी उजड़ने लगते हैं, जिन्हें मृत नगर कहा जाता है। यही स्थिति किसी कल कारखाने वाले नगर की भी होती है। चौथा, जलपूर्ति के स्रोत। प्राचीन समय में नगरों का विकास जलापूर्ति स्रोतों के समीप हुआ करता था। औद्योगिक कार्य, परिवहन तथा यातायात की जरूरतों की पूर्ति के लिए सुविधा होती थी। लंदन टेम्स नदी के किनारे, दिल्ली यमुना नदी के किनारे, इलाहाबाद, हावड़ा, कानपुर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। पांचवा, परिवहन एवं यातायात की सुविधा। आवागमन एवं परिवहन के स्रोत का नगरों से व्यावसायिक संबंध है। जैसा मानव के शरीर में रक्त कोशिकाओं का होता है, जहाँ 2 या 2 से अधिक मार्ग मिलते हैं, वहीं नगरीय अधिवास बनने लगता है। नगर के विकास में परिवहन व यातायात का मुख्य योगदान है। छठवां, औद्योगिकरण। उद्योगों का विकास क्रमिक गति से होता है। जो उद्योग प्रधान हो जाता है वह नगर क्रमशः महानगर का रूप धारण कर लेता है। ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम, लिवरपूल, भारत में टाटा नगर, राउरकेला, भिलाई इसी प्रकार के नगर है। सातवां, पूंजी तथा प्रौद्योगिकी। नगरों के विकास में पूंजी का महत्वपूर्ण योगदान है। इमारतों, सड़कों, जलापूर्ति, प्रकाश आदि की व्यवस्था में पूंजी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कुशल मजदूर, इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी क्षमता के द्वारा संसाधनों का निर्माण होता है। आठवां, व्यापार व वाणिज्य। परिवहन व यातायात की सुविधा के आधार पर भी वाणिज्य का सूत्रपात होता है, जिसके आधार पर व्यावसायिक नगर विकसित होता है। प्रश्न क्रमांक 17, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों व कार्यों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, भारत का राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है। उसकी शक्तियां केवल कार्यपालिका संबंधी नहीं, वरन वह विधायी, वित्तीय, न्यायिक एवं संकटकालीन शक्तियों का भी प्रयोग करता है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन इस प्रकार है। पहला, कार्यपालिका शक्ति। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को सर्वोच्च कार्यपालिका अधिकारी बनाया गया है और उसे असीमित कार्यपालिका शक्तियां प्रदान की गई है। उसकी कार्यपालिका शक्तियां इस प्रकार है। पहला, राष्ट्रपति देश का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी है। दूसरा, राष्ट्रपति देश में सभी कानूनों को लागू कराता है। तीसरा, देश में सभी बड़ी बड़ी नीतियां जैसे प्रधानमंत्री, संघीय लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, भाषा आयोग, महान्यायवादी तथा नियंत्रक, महालेखा परीक्षक,
आदि की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। दूसरा, विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति संघीय संसद का एक अभिन्न अंग है। उसे कुछ वैधानिक शक्तियां भी प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है। पहला, वह संसद की बैठक बुलाता है। दूसरा, वह संसद की बैठक को समाप्त करता है। तीसरा, वह राज्यों को समय समय पर निर्देश देता है। चौथा, वह विदेशी मामलों का निपटारा तथा दूसरे देशों से संधियां समझौते आदि करता है। पांचवा, वह विदेशों में अपने राजदूतों को भेजता है तथा विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है। तीसरा, वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियां भी प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है। पहला, वित्त विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना पड़ता है। दूसरा, वह आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखता है। तीसरा, वह हर 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। चौथा, सैन्य शक्तियां। राष्ट्रपति जल सेना, थल सेना और वायुसेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह युद्ध और शांति की घोषणा करता है। पांचवा, न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है। पहला, वह सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह संघीय कानूनों को उल्लंघन करने वाले अपराधियों की सजा को कम कर सकता है अथवा माफ कर सकता है। वह राजनीतिक बंदियों को आम माफी प्रदान कर सकता है। उसे किसी भी न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मामले में सलाह ले सकता है। छठवां, आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति को 3 परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा का अधिकार है। पहला, युद्ध या बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपातकाल की घोषणा। दूसरा, संवैधानिक संकट में आपातकाल की घोषणा। तीसरा, वित्तीय संकट में आपातकाल की घोषणा। प्रश्न क्रमांक 17 अथवा प्रश्न, निर्वाचन आयोग के 6 कार्यों को लिखकर व्याख्या कीजिए। उत्तर, निर्वाचन आयोग के कार्य इस प्रकार है। पहला, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में जितने प्रतिनिधियों का निर्वाचन होना है उनको आधार मानकर क्षेत्रों का परिसीमन करना, ये निर्वाचन आयोग का पहला कार्य है। दूसरा, मतदाता सूची तैयार करना। मतदान के पूर्व मतदाता सूची तैयार करना, जनता को अवलोकन के लिए प्रस्तुत करना ताकि संशोधन किया जा सके। तीसरा, अधिसूचना जारी करना। चुनाव की तैयारी पूर्ण हो जाने पर निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करके तिथियों की घोषणा करता है। नामांकन पत्र भरने, नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी लेने तथा मतदान की तिथियों की घोषणा की जाती है। चौथा, प्रत्याशियों का चयन। चुनाव चिन्ह प्रदान करना तथा बिना पढ़ा लिखा मतदाता भी संबंधित दल को आसानी से पहचान कर मतदान कर सकता है। चिन्ह प्रदान करना आयोग करती है। छठवां, चुनाव अभियान। विभिन्न दल व निर्दलीय प्रत्याशी आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव प्रचार करते हैं। चुनाव प्रचार के कई माध्यम जैसे सभाएं, भाषण, जुलूस, पोस्टर, पर्चे बांटना, इलेक्ट्रॉनिक प्रचार प्रसार, इन साधनों की जानकारी दी। सातवां, मतदान एवं मतों की गिनती एवं परिणाम। निर्धारित तिथि को निर्धारित समय पर ईवीएम की मदद से मतदान तथा मतों की गिनती व परिणाम की घोषणा की जाती है। यह सभी कार्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में संपन्न किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 18, मतदाता किन किन कारणों से मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बहुत से मतदाता चुनाव के समय जागरूक नहीं होते, वे मतदान करने नहीं जाते। इसके कई कारण हैं। जैसे पहला, कई मतदाता यह सोचते हैं कि मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है। दूसरा,
कुछ लोग यह सोचते हैं कि चुनाव में मेरा कोई अपना नजदीकी व्यक्ति या प्रत्याशी नहीं है, अतः मुझे वोट देना नहीं जाना है। तीसरा, कुछ लोग इस कारण भी वोट देने नहीं जाते कि कोई अच्छा प्रत्याशी चुनाव में खड़ा नहीं है। चौथा, कई लोग अपने अन्य निजी कारणों से वोट देने नहीं जाते। पांचवा, अशिक्षा के कारण मताधिकार के महत्व को समझ नहीं पाते और वोट डालने नहीं जाते। छठवां, लोगों में अपने अधिकार के प्रति जागरूकता की कमी है। यही कारण है कि मतदान का प्रतिशत 100% नहीं है। सातवां, रूढ़िवादिता के कारण मतदान करने नहीं जाते। प्रश्न क्रमांक 18 अथवा प्रश्न, लोकतंत्र में संगठन बनाने का अधिकार जरूरी है, संगठन के महत्व को समझाइए। उत्तर, लोकतंत्र में संगठन या समूह बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यह लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है। संगठन बनाकर लोग अपने हित में काम करने हेतु सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। संगठन के माध्यम से अपने हित में सामूहिक कार्य करना आसान हो जाता है। यदि संगठन नहीं हो तो हर नागरिक अकेला, कमजोर और असहाय हो जाता है। अतः संगठन के माध्यम से लोग अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने अधिकारों को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अतः लोकतंत्र में संगठन बनाने का अधिकार जरूरी है। इससे जो लाभ है वो इस प्रकार है। पहला, समान हितों की पूर्ति। संगठन अपने सामूहिक हित व सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जरूरी होता है। हित व दबाव समूह समान हितों की पूर्ति के लिए गठित किए जाते हैं। दूसरा, संगठन द्वारा शासन से वार्ता। संगठन में ही शक्ति है और शासन से समुचित वार्ता का तालमेल, सामंजस्य बिठाया जा सकता है। तीसरा, संगठन से कार्यों की सुगमता। सभी लोकतांत्रिक संविधान में यह अधिकार अंकित है तथा संगठन का पंजीयन का प्रावधान भी है। यह जरूरी है कि कानून के दायरे में काम करे, अतः बिना हिंसा किए कोई भी कार्य सुगम हो जाता है। चौथा, संगठन से विकास। संगठन से ही लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है तथा सबका साथ सबका विकास यह धारणा बलवती होती है। पांचवा, प्रशासनिक गुण। संगठन सक्रियता और सामुदायिक जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है। यह जन आंदोलन का एक सशक्त माध्यम है, अतः संगठन की गतिविधि से शासन प्रशासन भी सक्रिय रहते हैं। छठवां, संगठन की पहचान से जनहित। संगठन जन सहभागिता व जागरूकता का प्रतीक है। संगठन बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार भी है, अतः जनहित से ही संगठन की पहचान होती है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।